अचानक आसमान से कचरे की बारिश होने लगी। ये मंजर किसी कयामत के संकेत जैसा था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 114 साल पुराना टाइटैनिक का मलबा, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से समंदर की गहराइयों में पड़ा था, अचानक शहर के बीच सड़क पर आ गिरा। सवाल बस एक था, आखिर यह सब हुआ कैसे? कहानी की शुरुआत एक सामान्य सी फिशिंग ट्रिप से होती है। उस दिन समंदर बिल्कुल शांत था। मछुआरों का क्रू यूं ही एक प्लास्टिक की बोतल पानी में फेंक देता है। तभी जाल खींचते समय एक भयानक चीख सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो जाल में कोई अजीब और डरावना जीव फंस गया हो। जैसे ही उस क्रिएचर को जाल से बाहर निकाला जा रहा है, घबराए हुए एक आदमी ने उस पर गोली चला दी। इसके बाद सीन पास के एक समुद्री किनारे पर शिफ्ट होता है। ट्रेंड मिलिट्री की एक टीम उस फिशिंग विलेज में पहुंचती है। लंबी छानबीन के बाद उन्हें अपने मिशन का टारगेट मिल जाता है, वही रहस्यमय जीव जिसे मछुआरों ने पकड़ा था। उसे बेरहमी से मारने के बाद वे सोचते हैं कि इससे मोटा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए वे उसकी लाश को गांव ले आते हैं। गहरे समंदर के इस राक्षस को देखकर मिलिट्री के लोग दंग रह जाते हैं। वे इस अजीब प्राणी का नाम रखते हैं समुद्री दानव। कुछ देर बाद सभी लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद सिर्फ बार्कले धीरे धीरे उस समुद्री दानव के पास आ रहा है। वह मन ही मन दुआ करता है, जो भी हो एक जान तो जा चुकी है। इसके बाद बार्कले और बाकी लोग कॉस्ट पर स्पेशल इक्विपमेंट लेकर आते हैं। ये वही गियर था जिसे कमांडर ने डीप सी ट्रांसलेशन के लिए मंगवाया था। उसे उम्मीद थी कि वह किसी समझदार समुद्री दानव से संपर्क बना पाएगा। इसी बीच ब्लैक कमांडर एक ऐतिहासिक फैसला लेता है। आर्मी समंदर की ओर एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजती है और जवाब में समुद्री जीवों की प्रतिक्रिया भी मिल जाती है। रात होते ही सभी लोग अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। सिर्फ 2 सिपाही समुद्री दानव की लाश की पहरेदारी कर रहे होते हैं। दोनों गप्पे मार रहे होते हैं। तभी एक सिपाही चाय लेने उठा है और उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पका सीमेंट का फर्श अचानक पानी छोड़ने लगा है। उस पर पैर रखना दलदल में धंसे जैसा लगा है। फीमेल सोल्जर कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका शरीर जमीन में समा जाता है। पास खड़ा साथी बस बेबस देखा रह जाता है। वो संभल भी नहीं पाता कि काला हाथ उसे खींचकर दलदल में ले जाता है। तभी उस दलदल से एक भयानक क्रिएचर बाहर आता है और समुद्री दानव की लाश को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। बेस पर तुरंत अलार्म बज उठा है। सोए हुए सिपाही हड़बड़ाकर कैंप से बाहर निकलते हैं और मौके पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि पूरा कमरा खाली है। गीला दलदल फिर से सख्त फर्श में बदल चुका था। बार्कले को अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। वह जमीन में दबी एक कुर्सी को बाहर खींचता है। कमांडर वॉकी टॉकी से गायब सिपाहियों को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने पैरों के नीचे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि वॉकी टॉकी फर्श के नीचे दबा हुआ है। कुछ लोग उंगलियों से सूखी मिट्टी हटाते हैं और अचानक उन्हें एक मुड़ा हुआ इंसानी हाथ दिखाई देता है। बार्कले काफी देर तक समंदर के किनारे बैठा रहता है, लेकिन खुद को शांत नहीं कर पाता। किसी लाश से उसका यह पहला आमना सामना था। दिल में बैठा डर इतनी आसानी से कैसे जाता? ब्लैक कमांडर बार्कले से माफी मांगता है क्योंकि उसे किसी की मौत देखनी पड़ी थी। तभी बार्कले सच्चाई बता देता है। असल में वह डिपार्टमेंट में सिर्फ एक क्लर्क था। असली ऑफिसर छुट्टी पर था, इसलिए बार्कले को जबरदस्ती इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया। उसका नाम गलती से लिस्ट में आ गया था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। फीमेल कैप्टन कहती है, समुद्री दानव कोई जंगली जानवर नहीं है। वे इंसानों से भी पहले की एक प्राचीन प्रजाति है। हजारों सालों से वे समंदर की गहराइयों में सो रहे थे। अगर वे धरती पर होते तो शायद इंसान इस दुनिया के मालिक कभी नहीं बन पाते, लेकिन इंसानों की हरकतों ने उन्हें समंदर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया है। तभी अचानक फिर से अलार्म बज उठा है। एक समुद्री दानव समंदर के किनारे आ खड़ा हुआ था। सभी सिपाही सांस रोके इंतजार करने लगे हैं। बार्कले तुरंत कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। आर्मी पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। ब्लैक कमांडर सिपाहियों को हथियार डालने का आदेश देता है और ट्रांसलेशन शुरू करवाता है। वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन समुद्री दानव इंसानों को ही अपने लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। कमांडर जवाब देता है कि समुद्री दानव ने भी 2 इंसानी सिपाहियों को मारा है, इसलिए हिसाब बराबर है। अब लड़ाई का नहीं, बातचीत का वक्त है। समुद्री दानव जोश में आ जाता है। ट्रांसलेशन से पता चलता है कि वह इंसानों के साथ समझौता करना चाहता है। इसी बीच अचानक अलार्म और सबके मोबाइल एक साथ बज उठे हैं। खबर मिलती है कि समुद्री दानव पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन राजा वापस लौट आया हो, मानो वे ही इस दुनिया के असली मालिक हों। समुद्री दानव के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ ही दिनों में हालात पर काबू पा लिया। इंसानों ने एम्पायर बिल्डिंग के भीतर एक खास नहर तैयार की, जहाँ वाटर डीमन और इंसानों के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात होने वाली थी। इस ऐतिहासिक बातचीत के लिए केट को चीफ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। भले ही वह किसी एक देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, लेकिन उस पल वह धरती पर मौजूद हर जीव की आवाज थी। मीटिंग शुरू होने से पहले टेक्नीशियनों ने विशाल गेट खोला और पाइपों के जरिए पानी भरना शुरू किया। सर्विलांस स्क्रीन पर सभी ने देखा कि कुछ वाटर डीमन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक वाटर डीमन दिखाई दिया, मानो पूरी टीम अटेंशन में खड़ी हो। उसके बाद गहरे समंदर के 2 विशाल जीव सामने आए। अंत में बातचीत का असली लीडर सबकी नजरों के सामने प्रकट हुआ। इसका नाम था साल्ट। साल्ट ने अपना पूरा शरीर दिखाया, जो बाकी सबकी तुलना में कहीं ज्यादा इंसान जैसा लग रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव बेहद साफ और प्रभावशाली थे। साफ जाहिर था कि उसमें जबरदस्त बुद्धि थी। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि वह बिना पानी के भी सांस ले सकती थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, वे जमीन पर भी आ सकती थी। मीटिंग हॉल में बातचीत शुरू हुई। इंसानों की ओर से लीडर डॉक्टर जॉन नाथन ने सबसे पहले बोलना चाहा और साल्ट का स्वागत किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि साल्ट इंसानों की भाषा सीख चुकी होगी। ऐसा लग रहा
था कि वह इंसानों से कहीं ज्यादा जानती थी। डॉक्टर जॉन नाथन ने तुरंत विषय बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंसानों की ओर से साल्ट के लिए एक तोहफा लाया गया है। धरती की सबसे ऊंची जगह से लाया गया एक बेहद नायाब और खुशबूदार फूल। इस तोहफे के जरिए जॉन नाथन इंसानों की श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे, लेकिन साल्ट भी खाली हाथ नहीं आई थी। उसने जवाब में एक रिटर्न गिफ्ट सामने रखा, एक मरे हुए समुद्री दानव का खोल। उसकी आवाज में गहरा गुस्सा था। उसने कहा, ये बच्चे खुशी खुशी बड़े हो सकते थे, लेकिन तुम्हारे तेल, जहर और कचरे ने इन्हें मार डाला। डॉक्टर जॉन नाथन घबराकर सफाई देने लगे कि इंसान अब समुद्री पर्यावरण को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन साल्ट ने गुस्से में कहा कि वह इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। उसने पीछे बैठे बार्कले की ओर उंगली उठा दी। सबकी गर्दनें अचानक पीछे घूम गई। किसी को समझ नहीं आया कि उसने इतने मामूली इंसान को क्यों चुना। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए लिखें पार्ट 2।